हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन से पीईटी के लिए प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि बुद्ध की समकालीन निम्नलिखित में से किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था। तो सर्वसम्मति से जिसे स्त्री रत्न घोषित किया गया था वह कौन थी? वह थी आम्रपाली। ठीक है, बुद्ध की समकालीन आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था। और फिर देख लीजिए, ये जो आम्रपाली थी यह लिच्छवी गणराज्य की नृत्यांगना थी। आम्रपाली को महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में प्रवेश दिलाया था। ठीक है ना। और एक चीज़ और जान लीजिएगा, आम्रपाली के नाम से भारत में एक बहुत ही उत्तम किस्म की आम की फसल होती है। और यशोधरा जो है ये बुद्ध की पत्नी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है। तो गुलामों का जो गुलाम कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है इल्तुतमिश को। क्योंकि इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का था। इसलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो इन्होंने स्थापना किया था नागलपुर का। ठीक है ना। कृष्णदेव राय ने नागलपुर स्थान नामक नगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, किस संधि के बाद सालसेट तथा भरूच का राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था? तो ये कब प्राप्त हुआ था? यह प्राप्त हुआ था पुरंदर की संधि के बाद। पुरंदर की संधि के बाद अंग्रेज जो है सालसेट और भरूच इन दो जगहों का भी राजस्व वसूलने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 5, जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दिया था औरंगजेब ने। ठीक है, तो हम लोग औरंगजेब को याद रखेंगे कि जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया? सिंध को ब्रिटिश भारत में मिलाने का काम जिस गवर्नर जनरल ने किया था उसका नाम था लॉर्ड एलनबरो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा कि सूची 2 दी हुई है, इन दोनों सूचियों को मिलाना है। और इन दोनों सूचियों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, पहला दे रहा है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये जो है ये एक्सला सापेर की संधि से अंत हुआ था, कर्नाटक के प्रथम युद्ध का। फिर दे रहा है कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ठीक है ना। तो कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध हुआ था यह पेरिस की संधि से खत्म हुआ था। ठीक। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है यह मद्रास एवं पौंडीचेरी की संधि से इसका अंत हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध जो है ये मद्रास की संधि से अंत हुआ था। तो इस तरह से जो हम लोग का सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 में है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो इन्होंने जो पार्टी का गठन किया था उसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है। जब चौरी चौरा के हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था और सारे बड़े नेता जेल में चले गए थे, तब इन लोगों ने मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन किया था। और जो ये सी आर दास हैं, सी आर दास को सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? जो कम्युनल अवार्ड था वह किस समझौते से रद्द हुआ था? वह रद्द हुआ था पूना पैक्ट से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला विभाजन हुआ था वह हुआ था 1907 में। ठीक है। इसी को सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से आपको सुमेलित करना है। देखिए, मीनाबकम, ठीक है ना, श्रांताकुच, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ठीक है ना, और क्या है, दमदम और राजा सांझी। तो देखिए ये हवाई अड्डे हैं, इनको हम लोगों को मिलाना है। ठीक है। तो मिलाने के बाद हमारा जो आंसर बनेगा वह क्या बनेगा? देखिए, जो मीनाम्बकम हवाई अड्डा है यह कहाँ है? ये है आपका चेन्नई में। मीनाम्बकम जो है ये चेन्नई में है। ठीक। और उसके बाद सांता क्रूज, तो सांता क्रूज जो है ये कहाँ पे है? ये तो मुंबई में है, सभी लोग जानते हैं सांता क्रूज मुंबई में। ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दिल्ली में है, सभी लोग जानते हैं दिल्ली में। और उसके बाद दमदम कोलकाता में है। ठीक है। और ये जो है राजा सांझी ये अमृतसर में है।
ठीक। तो इस तरह से जो हमारा कूट मिलेगा, कूट हमारा क्या होगा, कूट हमारा होगा सी। कूट में हमारा जो होगा वह सी सही होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या सही होगा, क्वेश्चन नंबर 12 में सही होगा डी, मीथेन, है ना। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है, तो वह मीथेन निकलती है। ठीक है। और अगर जो कुएं हैं, जो कुएं यूज नहीं हो रहे, जो बंद हो गए, जिसके अंदर कूड़ा करकट गंदगी फैली हुई है, उसमें से भी क्या निकलता है, मीथेन। यानी जहाँ खरपतवार सड़ता है पानी में, वहाँ से जब भी निकलेगा तो क्या निकलेगा, मीथेन गैस निकलेगी। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा नहीं गुजरती है कहाँ से। तो कर्क रेखा जो है भारत से गुजरती है, मैक्सिको से गुजरती है, मिस्र से गुजरती है, लेकिन ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। 14 में कौन सुमेलित नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला प्रपात ये नहीं है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर झील, विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील टीटीकाका झील, और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है टांगानिका झील, ये भी सही है। यानी पहला जो है गलत है, 14 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश का समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है। किस देश का समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है, तो वह देश है कनाडा। कनाडा का जो समुद्री तट है वह सबसे लंबा है। और अगर हमारे भारत में पूछा जाए किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है, तो गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन यम 3 में नहीं आता है। तो 16 यम 3 में कौन नहीं आता है, तो डाक खानों में बचत खाते में जमा, ये जो है ये यम 3 में नहीं आता है। आइए, निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। तो किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है, तो कोलकाता में है यूको बैंक का। यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। फिर देखते हैं, इनका मिलान करना है। मिलान करना है, क्या कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय का योजना जो टाइम पीरियड था 1951 से लेकर के 56 तक था, है ना। और जो ये वार्षिक योजना जो आई थी, यह आई थी वार्षिक योजना 66 से लेके 69 तक। ठीक। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वह था कितना, 69 से लेके 74 तक। ठीक है ना। और रोलिंग प्लान जो है ये कब आया था, 1978 से लेकर के 1979 तक। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अभी तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 5 एक वर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। पंचवर्षीय योजना पूछेगा टोटल कितनी हुई, तो 12, और एक वर्षीय योजना कितनी हुई, तो 5। क्वेश्चन नंबर 19, भारी जल परियोजना तालचर तथा पारादीप उर्वरक संयंत्र खाली जगह के प्रसिद्ध उद्योग हैं। ये किन चीज़ों के प्रसिद्ध उद्योग हैं, कहाँ पे हैं, तो ये हैं उड़ीसा में। ठीक है ना, 19 में उड़ीसा। और क्वेश्चन नंबर 20 में भारतीय कृषि का सहचर कौन है। तो भारतीय कृषि का जो सहचर है वह क्या है, वह जंगल है। ठीक है। भारतीय कृषि का सहचर पूछा जाए तो क्या होगा, जंगल। क्वेश्चन नंबर 21 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से जो संबंधित है वह है अनुच्छेद 24। ठीक है। फिर देखिए, मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, परंतु अब इसमें केवल 6 श्रेणियां हैं। ठीक है ना, इसमें केवल अब क्या है, 6 श्रेणियां हैं। जो संपत्ति का जो अधिकार था वह हटा दिया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 में किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। कौन सा देश ऐसा है जहाँ पे दोहरी नागरिकता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता, और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता है। ठीक है ना। आइए, क्वेश्चन नंबर 24, ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की सीमा क्या है। ठीक है ना, जो ग्राम कचहरी है उसकी जो दंड दे सकता है वह अधिकतम कितने दिनों के लिए दे सकता है, या कितना वह जुर्माना लगा सकता है, तो वह जो है अधिकतम 1000 रुपये जुर्माना लगा सकता है। बस ग्राम कचहरी जो है वह अधिकतम 1000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो यह किसको है, यह संसद को है। नया राज्य बनाना है, राज्यों की सीमाओं को कम ज़्यादा करना है, तो ये सभी चीज़ें कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, वेसोप्रेसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। तो वेसोप्रेसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है, रक्त दाब बढ़ाना, सही है। धमनियों को सिकोड़ना, ये भी सही है। धमनियों को सिकोड़ देगा तो रक्त दाब वैसे भी बढ़ जाएगा। और वृक्क नलिकाओं में जल का पुनरावशोषण करना, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब वेसोप्रेसिन के ये सारे के सारे काम सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा 26 में डी।
क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों में g का मान अचर नहीं रहता, क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि ध्रुवों पर चपटी और विषुवत रेखा पे फूली हुई है। क्यों ऐसा कम ज़्यादा होता है? क्योंकि ध्रुवों पे पृथ्वी चपटी है और विषुवत रेखा पे ज़्यादा है। दोनों में जो डिफरेंस है त्रिज्या में वह 21 किलोमीटर का है, इसलिए जी का मान घटता बढ़ता है। आइए 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, यदि किसी पिंड के संवेग को तिगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है ना 9 गुना बढ़ जाएगी। वह हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, तो वी स्क्वायर हो जाएगा तो 3 गुना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9, तो 9 गुना हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, बिना निषेचन के बना फल क्या कहलाता है? 29 में बिना निषेचन के बने फल को क्या कहते हैं? पार्थेनोकॉर्पी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में है, निम्न में से कौन से समूह के तत्वों के परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं? यानी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है वह कौन से है? तो ये हो गया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 31, नए बजट में पेट्रोल की कीमत 10% की वृद्धि की गई है। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके व्यय की कुल वृद्धि न हो? यानी वो अपना उसका बजट ज़्यादा ना हो, तो इसके लिए उसको क्या करना होगा? 9 होल 1/9% की कमी करनी होगी अपने बजट में। इसका डिटेल सोल्यूशन हम लोग अलग से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में निम्नलिखित में से समीकरण x का मान बताइए। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 14.4, ठीक है, इंटू 0.144 अपान 144, ठीक है ना। और इसको जब हम लोग 32 में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.0144। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, 7569 का वर्गमूल कितना है? यानी जो ये 7569 है ये किसका स्क्वायर है? ठीक है ना, तो ये स्क्वायर किसका है? ये स्क्वायर है 87 का। 87 का स्क्वायर करेंगे तो 7569 आएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है? तो आवर्ती दशमलव का इसमें जो उदाहरण है वह क्या है? 24/90। 34 में सी। आइए 35, क्वेश्चन नंबर 35, चार संख्याएं ए, बी, सी और डी इस प्रकार हैं कि उनका कुल औसत 39 है। ए और बी का औसत 29.5 है। सी और डी का औसत क्या होगा? तो इसमें जो सी और डी का यानी आपको करना क्या होगा, इसमें 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना, और फिर इन दो का 29.5 में 2 का गुणा कर देंगे तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा, इसको घटा देंगे, ठीक है, बाकी जो बचेगा उसको 2 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। और हमारा औसत इसमें आएगा कितना? 48.5। 36, इमली के पात पर बरसात का डेरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है असंभव बात। यानी क्या कहा जा रहा है? इमली के पात पर बरसात का डेरा, ठीक है, तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? असंभव बात। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 37, जिसने ऋण लिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसने ऋण लिया हो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कर्जदार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन करके उसको नीचे विकल्पों में कीजिए। माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो 38 में जो हमारा होगा इसमें कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे यमक अलंकार है। 38, 39, जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक नवीन पद की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब एक नया पद बन जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? समास। ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परोपकार शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा पर धन उपकार। ठीक, अब देखिए ये पैसेज है इंग्लिश का, इसको हम लोग पॉज करके पढ़ेंगे और आंसर देख लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 में जो हमारा सही होगा वह होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में जो सही माना गया है आंसर वह भी सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 43 में क्या होगा? 43 में ए होगा, ठीक है, और 44 में क्या होगा? 44 में आपका होगा 44 में होगा डी, ठीक है ना, वर्ब। 45 में क्या होगा? 45 में भी आपका क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आइए अब देखते हैं
अब है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 46। एक सही घड़ी सुबह 8 बजे दर्शाती है। घड़ी की घंटा की सुई दोपहर बाद 2 बजे तक कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? यानी 8 बजे के बाद से लेकर के वह 2 बजे तक में कितने डिग्री का कोण बना देगी? तो वह बना देगी 180 डिग्री का कोण। कितना बना देगी? 180 डिग्री का कोण। ठीक है। फिर देखिए, एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति हैं। ए और बी बहनें हैं। एफ ए की बहन है। बी एम की क्या लगेगी? तो 47 में क्या हो जाएगा? सी साली। आइए 48 में किसी निश्चित संकेतक भाषा में विक्टोरी को YLFWRUB लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में FAILURE को कैसे लिखा जाएगा? तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा IDLOXUH। क्वेश्चन नंबर 49। यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां हो और नीचे से 15वां हो, यानी ऊपर से जो है ये 16वां है और नीचे से जो है ये 15वां है, तो बताइए कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो ये समझिए कि जब अगर ये ऊपर से 16वां है तो इसके ऊपर कितने बच्चे होंगे? 15 बच्चे ऊपर होंगे। और नीचे से जब 15 है तो इसके नीचे कितने बच्चे होंगे? 14 बच्चे होंगे। और एक ये खुद है, तो 14 और 15 29, और एक इसको खुद को ले लिया जाए तो ये हो जाएंगे टोटल 30। तो यहाँ पे टोटल कितने बच्चे हैं? तो यहाँ पे टोटल 30 बच्चे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। सबसे अलग को ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में सबसे अलग कौन है? ये 63। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 में सबसे अलग 63 है। देखिए ये क्या है? एक का स्क्वायर करके एक जोड़ दिया गया है। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, और एक का स्क्वायर अब +1 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, सॉरी 2 का क्यूब करेंगे। एक का क्यूब किया +1 किया, फिर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, +1 कर देंगे। फिर उसी तरह 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 और 1 28 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब 64 +1 करेंगे तो यहाँ होना चाहिए था 65, इसलिए ये गलत है। फिर देखिए 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब होता है 125, अब +1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 126। आइए, भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ शुरू किया है? भारतीय सेना ने अपना जो पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया है वह शुरू किया है सोपोर में। आइए, खबरों में रहे बन्नी वेलर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? खबरों में रहे जो बन्नी वेलर हैं वह किस फील्ड से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं संगीत से। क्वेश्चन नंबर 53। 12वां सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 किसने जीता? तो ये किसने जीता है? यह जीता है तमिलनाडु ने। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 54। इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? ठीक है ना। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये अभी गया नहीं है, किया जाएगा कब? 2022 में। यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो इसने किसको दिया है? ये दिया है पन्ना टाइगर रिजर्व को। पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला है। मिल्खा सिंह ने, देखिए मिल्खा सिंह ने किस वर्ष एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे? तो मिल्खा सिंह ने जो है 1958 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे, 1958 में। ठीक, बताइए नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने के साथ ही कितने ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिए हैं? तो इसने अभी तक टोटल जो है ना 19 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिया है। आइए, मलेरकोटला को किस राज्य ने 23वां जिले के रूप में मान्यता दी है? तो मलेरकोटला जो है ये किस राज्य का है? तो ये आपका है पंजाब का। ठीक है ना। मलेरकोटला किस राज्य का 23वां जिला बना है? ये बना है पंजाब का। आइए क्वेश्चन नंबर 59। खबरों में रहा वर्चुअल वाटर क्या है? ठीक है ना। तो ये जो वर्चुअल वाटर क्या है? तो वर्चुअल वाटर जो है खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार में शामिल पानी। ठीक है। खबरों में रहा वर्चुअल वाटर क्या है? तो ये वर्चुअल वाटर जो है खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार में शामिल होने वाला जो पानी है उसी को कहेंगे हम लोग क्या? वर्चुअल वाटर। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में है भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? तो आश्रिया वी ओलेटी बनी है। ठीक है ना। 60 में क्या होगा? आश्रिया वी ओलेटी। ये क्या बनी? भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में है एसेज निम्नलिखित खेल में से किसके साथ जुड़ा शब्द है। तो एसेज किसके साथ जुड़ा हुआ शब्द है, ये क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। एसेज ट्रॉफी होती है ना। निम्नलिखित स्थानों में कौन चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है, जो कढ़ाई की एक परंपरागत कला है। ठीक है ना, तो चिकनकारी से कौन जुड़ा हुआ है, लखनऊ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 63। आप प्रवासी भारतीय दिवस PBD से क्या समझते हैं, यह कब शुरू किया गया था। तो 63 में जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, प्रवासी दिवस जब हम कब मनाते हैं, जब गांधी जी हमारे यहाँ वापस आए थे। तो महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बम्बई वापस आने के उपलक्ष्य में यह प्रवासी भारतीय दिवस शुरू किया गया था। और यह कब शुरू किया, 9 जनवरी 2003 को शुरू किया गया था। ठीक है, ये 9 जनवरी 2015 को आए थे, इसी के उपलक्ष्य को हम लोग मनाते हैं कब से, 9 जनवरी 2003 से। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 64। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए थे। तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है, ये नोबेल कमेटी जो है वो नहीं देती है। ठीक है ना, और ये कब शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था आपका 1969 में। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन है। तो बंदी जीवन लेखक जो है पुस्तक, इसके लेखक कौन हैं, सचिंद्र सान्याल। इसके लेखक कौन हैं, सचिंद्र सान्याल, क्रांतिकारी थे। किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन 25 दिसंबर को है। तो 25 दिसंबर को किसका जन्मदिन होता है, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी। आइए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है यह लंदन में है, पीटर वेनेंसन में। ठीक है, आइए यहाँ फिर हमको मैच कराना है। ठीक है, तो मैच कराने में हम लोग देखेंगे कि क्या सही है। ठीक, तो डोला बनर्जी जो हैं, डोला बनर्जी ये किससे संबंधित हैं, ये तीरंदाजी से संबंधित हैं। अपर्णा पोपट बैडमिंटन की बहुत अच्छी प्लेयर हैं। फिर देखिए सी में अनुजा ठाकुर जो हैं ये स्कूनर हैं, और जो परिमार्जन नेगी जो हैं ये शतरंज खेलती हैं। ठीक है ना, तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। 69 क्वेश्चन नंबर 69। भारत का पहला और विश्व का चौथा तथा एशिया का दूसरा नाइट सफारी अभ्यारण्य कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो ये नाइट सफारी कहाँ बन रहा है, ग्रेटर नोएडा में बन रहा है, नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा। फिर देखिए हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है। हाथियों का जो मैराथन होता है वह कहाँ होता है, वह होता है आयोजन इसका त्रिचूर में होता है। क्वेश्चन नंबर 71 के लिए ये पैसेज है, इसको वीडियो को पॉज करके देखेंगे और फिर इसके आंसर को देख लेंगे। देखिए इसमें पूछा जा रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संबंध किससे है। तो 71 में उपर्युक्त गद्यांश का संबंध एक निबंध से है। क्वेश्चन नंबर 72। उपर्युक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने पाठकों को क्या बतलाना चाहा है। तो 72 में वो ये बतलाना चाहता है कि जीवन में प्रेम का महत्व क्या है। क्वेश्चन नंबर 73। लेखक के अनुसार सत्संग, पूजा पाठ करना, व्याख्या न सुनने और साहित्य अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका क्या उद्देश्य होगा, अपनी कमजोरियों को दूर कर अच्छा मनुष्य बनना। क्वेश्चन नंबर 74। लेखक के अनुसार जहाँ सच्चा सौंदर्य प्रेम है, जहाँ प्रेम की विस्तृति है, वह क्या है। तो 74 में क्या होगा, वहाँ कमजोरियाँ नहीं रह सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 75। लेखक के अनुसार हमें कलाकार से क्या प्राप्त होता है। तो लेखक के अनुसार हमें कलाकार से सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता प्राप्त होता है। आइए फिर देखिए ये अगला पद्य है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है विद्यार्थी शब्द दो शब्दों के योग से बना है, विद्याधन अर्थी, अर्थात विद्या को चाहने वाला विद्यार्थी। शब्द की तरह अनुशासन शब्द भी दो शब्दों के योग से बना है, अनुधन शासन, अनुशासन का अर्थ है अपने को वश में रखना, आदेश या नियमों का पालन करना, नियंत्रण अथवा व्यवस्था का नाम ही अनुशासन है। अनुशासन समाज के नियमों का ही दूसरा नाम है। यद्यपि अनुशासन की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में है, तथापि विद्यार्थियों के लिए तो यह नितांत आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन भावी जीवन की आधारशिला है। इस काल में जैसे संस्कार, जैसी प्रवृत्तियों और जैसी आदतों का विकास हो जाता है,
वे जीवन पर्यंत साथ नहीं छोड़ती हैं। जिस प्रकार किसी भवन का स्थायित्व उसकी आधारशिला की दृढ़ता पर निर्भर होता है, उसी प्रकार मानव जीवन की सफलता उसकी बाल्यावस्था और विद्यार्थी काल के सिंचन और संरक्षण पर आश्रित होती है। विद्यार्थी जीवन ही वह काल है जिसमें शिशु के चरित्र, व्यवहार तथा आचरण को जैसा चाहे रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहे उधर मोड़ा जा सकता है। पूर्णतया विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं होता। उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वे टूट सकती हैं, मुड़ नहीं सकती। छात्रावस्था उस श्वेत चादर की तरह होती है जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो, जो कुछ अंकित करना हो, किया जा सकता है। सफ़ेद चादर पर एक बार कुछ अंकित हो जाए, फिर से वह अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है तथा इस काल को भावी जीवन की तैयारी का काल मानकर इसमें तरह तरह के सुसंस्कार और सद्वृत्तियाँ डालने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? तो इसमें क्या होगा, ये तत्सम उपसर्ग है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77, अनुशासन का अर्थ। अनुशासन का अर्थ क्या है? तो अभी बताया जा रहा है कि स्वयं पर नियंत्रण रखना तथा समाज के नियमों को पालन करना, अर्थात ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 78, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन क्यों आवश्यक है? तो 78 में क्योंकि विद्यार्थी जीवन में विकसित अनुशासन की प्रवृत्ति जीवन पर्यंत साथ देती है और यदि विद्यार्थी अनुशासित न हो तो उसे दंड दिया जा सकता है। गलत। विद्यार्थी जीवन का अनुशासन जीवन की आधारशिला को दृढ़ता प्रदान करता है, यानी ए और सी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। 79 में हमसे कहा जा रहा है, इस गद्यांत में मानव जीवन को निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी उपमा दी गई है? तो किसकी उपमा दी गई है? भवन की उपमा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 में इस गद्यांश में विद्यार्थी काल के पर्यायवाची के रूप में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? छात्रावस्था। ठीक है, आइए, ये फिर मैथ का ये एक चार्ट है, पाई चार्ट, इसको कॉपी में बना करके इसको सॉल्व करिए। देखिए पूछा गया है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 81 में कि किस टैक्सी कंपनी के ए से अधिक और डी से कम टैक्सियां हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा क्या? सी ऑप्शन आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82 में यदि 30 टैक्सियों कंपनियां बी को छोड़ दें और कंपनी डी में शामिल हो जाएं तो सी की तुलना में डी में कितनी अधिक टैक्सियां हो जाएंगी? तो कितनी अधिक टैक्सियां हो जाएंगी? इसमें हो जाएंगी 70। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है भले ही ए और सी विलय करने का निर्णय लें, फिर भी विलीन ए और सी की तुलना में डी में कितनी प्रतिशत टैक्सियां होंगी? तो कितने प्रतिशत टैक्सियां होंगी? तो 83 में जो हमारा ऑप्शन आएगा वह आएगा डी। ठीक है ना। 84 का जो ऑप्शन सही होगा, 84 का ऑप्शन सही होगा, 84 में भी डी सही होगा। ठीक है, और 85 में देखेंगे तो 85 का जो ऑप्शन सही होगा वह सही होगा कंपनी ए, बी तथा सी सभी टैक्सियों की औसत संख्या कंपनी डी के टैक्सियों की औसत संख्या से कितना कम है? तो ये 15 कम है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, 85 में बी। 86 के लिए हम लोग देखेंगे ये चार्ट, इसको रफ में बना करके सॉल्व करेंगे। 86 का जो सही ऑप्शन होगा ए। ठीक है, 87 में जो सही होगा वह क्या होगा? वह होगा डी। चलिए 88, यदि दो श्रेणियों के लोगों के बीच अंतर आरेख में 36 डिग्री दिखलाया गया हो तो बताइए वे श्रेणियां कौन सी हैं? तो 88 में जो हमारा सही हो जाएगा वह हो जाएगा साक्षर पुरुष तथा साक्षर स्त्रियां। 89, यदि दो श्रेणियों को एक साथ मिलाकर केंद्रीय कोण 169.2 डिग्री है तो बताइए वे श्रेणियां कौन सी हैं? तो 89 में हो जाएगा एक साक्षर स्त्रियां एवं निरक्षर स्त्रियां। क्वेश्चन नंबर 90 में जो आपका होगा, यदि साक्षर पुरुषों की संख्या 9000 है तो निरक्षर स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो यह कितना होगा? यह होगा 2400। क्वेश्चन नंबर 91 से 95 के लिए चार्ट। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 91 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 91 में ए सही होगा, क्वेश्चन नंबर 92 में डी सही होगा, और क्वेश्चन नंबर 93 में वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 93 में जो सही होगा वह होगा सी।
क्वेश्चन नंबर 94 में क्या सही होगा? क्वेश्चन नंबर 94 में बी सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 95 में जो सही होगा वह सी सही होगा। ठीक है, आखिरी चार्ट है, ये चार्ट को देखेंगे और इसके क्वेश्चनों को देखेंगे। 96 में जो सही होगा, 96 में पूछा जा रहा है 5 वर्षों में टाइप डी कारों का औसत उत्पादन 2018 में टाइप ई कारों के उत्पादन से कितने प्रतिशत कम रहा? दशमलव के एक स्थान तक बताना है और इसमें क्या सही हो जाएगा? हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, 97 में क्या सही हो जाएगा? 97 में ए सही हो जाएगा। ठीक है, और 98 में क्या सही होगा? 98 में 2015 में टाइप सी कारों और 2017 में टाइप डी कारों के कुल उत्पादन का 2016 में टाइप बी कारों और 2017 में टाइप ए कारों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या था? तो इनका अनुपात क्या होगा? 98 में जो अनुपात होगा वह होगा 4:3। ठीक है, फिर 99 में जो सही होगा ऑप्शन वह डी होगा और 100 में जो सही होगा वह भी डी होगा। इस तरह से आज हम लोगों ने टेस्ट पेपर 7 के 100 क्वेश्चन पूरे किए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।